हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को याद होगा, हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कशन करी थी एक कि नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। अब हम जानते हैं इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस कौन से होते हैं। अब देखो, राइटर आपको ये कह रहा है कि हमने अभी तक इस चैप्टर की डिस्कशन में ये तो समझ लिया कि बहुत सारे जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि जो समाज से उत्पन्न होती हुई जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, उनको हर एक पर्सन समाज का जर्नली जिसके साथ वो शोषण हो रहा होता है वो अनएक्सेप्टेबल मानता है उसे। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि चलो ठीक है भाई, इक्वालिटी एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन इक्वालिटी की कुछ डायमेंशंस तो होती होंगी ना। कि इक्वालिटी भाई कौन सी फील्ड में, सामाजिक तौर पे इक्वालिटी, आर्थिक तौर पे इक्वालिटी, राजनीतिक तौर पे इक्वालिटी। मतलब हम जिस देश में रहते हैं उसमें हमारा कर्तव्य, चाहते हुए या ना चाहते हुए, कर्तव्य छोड़ो, ड्यूटी छोड़ो, लेकिन हमारा जो जिंदगी का दायरा होता है वो देश की राजनीति के साथ जुड़ा हुआ होता है, देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा होता है। और क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है, वो सोशल बीइंग होता है, तो समाज में भी लोगों के साथ उसके संबंध, उसकी वार्तालाप, उसकी बातचीत, उसके सोशल रिलेशंस वो चलते रहते हैं। तो इक्वालिटी का दायरा एक इंसान जो है वो अगर देखने जाए, ढूंढने जाए, तो वो क्या होगा उसके लिए। ये अलग अलग डायमेंशंस जो हैं हमें सर्च करनी है इस टॉपिक में। और हमारी डिस्कशन उतरेगी कि इक्वालिटी के मेजर तौर पे से, मैक्रो लेवल से, 3 जो है वो डायमेंशंस होते हैं। एक पॉलिटिकल इक्वालिटी, दूसरा सोशल इक्वालिटी, और तीसरा इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, तो क्या चीज़ हमें ये परस्यू करनी है या फिर अचीव करनी है सोसाइटी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइटर ये कह रहा है। तो अलग अलग तरह की इनइक्वालिटीज़ को देखते हुए जो कि समाज में एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग वक्त और ज़माने में बहुत सारे जो थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स जो रहे हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर जो रहे हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, उनके बेसिस पर ये चीज़ हाईलाइटेड हुई है कि इक्वालिटी की मेजरली 3 डायमेंशंस होती हैं। सारी की सारी बातें जो कि इक्वालिटी की फील्ड से रिलेटेड होती हैं वो मेजर तौर से इन 3 डायमेंशंस में समा जाती हैं। ये 3 डायमेंशंस हैं। एक, राजनीतिक एंगल से आप इक्वालिटी को देखो, पॉलिटिकल एंगल। एक, सामाजिक तौर पर देखो, सोशल इक्वालिटी। और एक, अर्थव्यवस्था की तौर पर देखो, आर्थिक तौर पर, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन है इक्वालिटी की। तो इट इज ओनली बाय एड्रेसिंग ईच ऑफ दीज 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी कि हम लोग एक ज़्यादा जस्ट और इक्वल सोसाइटी का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब इक्वालिटी के डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो एक इक्वल सोसाइटी तो होगी, लेकिन जस्ट सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जहां पर आप कह लो रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज की कंसंट्रेशन, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज की कंसंट्रेशन गिने चुने हाथों में नहीं होगी। इट विल नॉट रिमेन इन फ्यू हैंड्स ओनली। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले अपनी डिस्कशन को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों पॉलिटिकल इक्वालिटी से। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी का बेसिकली ये मतलब माना जाता है कि जो नेशन स्टेट के जितने भी जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं, या फिर आप इनको आसान भाषा में जो समझते हो वो समझते हो सिटीजन्स, उनको इक्वल सिटीजनशिप मिले। अब ये आप लक्ष्मीकांत की किताब से जानते हो कि देखो सिटीजनशिप जो है, मतलब पॉलिटी के दायरे में और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आप जानते हो कि सिटीजनशिप विभिन्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर 2 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, एक
सिंगल सिटीजनशिप और दूसरी डुअल सिटीजनशिप। भारत भारत के अंदर कौन सी फॉलो होती है? सिंगल। और अमेरिका के अंदर डुअल। ठीक है, कुल मिलाकर बात है कि सभी लोगों को जो नेशन स्टेट के पार्ट हैं उनके पास इक्वल सिटीजनशिप होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, अगर सिटीजनशिप सबके पास इक्वल है तो उस सिटीजनशिप से, उस नागरिकता से डिराइव हुए जो राइट्स हैं, मतलब नागरिकता से डिराइव हुए राइट्स का कहने का मेरा यह मतलब है, अगर मैं किसी एक देश की नागरिकता को प्राप्त कर चुका हूं तो उसके बेसिस पर कि उस देश में, उस देश के संविधान से डिराइव हुए, रूल ऑफ लॉ से डिराइव हुए, अलग अलग एक्ट्स और स्टैच्यूट से डिराइव हुए जो भी अधिकार हैं, वो अधिकार मुझे भी उतने ही मिले जितने उस देश के नॉर्मल नागरिकों को मिलते हैं, क्योंकि अब तो मैं भी नागरिक हूं, मैं वहां की नागरिकता प्राप्त कर चुका हूं। राइट? एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे इसको। अमेरिका के अंदर शायरी, मान लो अगर आज आप और मैं घूमने चले, अमेरिका जाते हैं, तो वहां पर एक अमेरिकन एज अ सिटीजन के पास जो भी राइट्स हैं, ए टू जेड सारे अधिकार हमारे पास होंगे क्या? उधर का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू कैरी गन, वो भी हम एंजॉय कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं घूमने अमेरिका? नहीं। और मान लो शैनी, आप और मैं जाकर वहां पर सेटल हो जाए, ईशा अपन सेटल हो जाए, अपन चल के आप में और शैनी, और वहीं पर रह रहे हैं और वहां की नागरिकता अपन को मिल गई, ग्रीन कार्ड वहां पर मिल गया, अब क्या ये वाली राइट्स अपन एंजॉय कर सकते हैं क्या? सारे राइट, है ना? लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, इसी एंगल में एक छुपी हुई बात ये भी है। देखो, नागरिकता पाने के बावजूद भी, शाइनी आप ये चीज अच्छे से जानते होगे, नागरिकता पाने के बावजूद भी कुछ कुछ कंट्रीज जो हैं वो एक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन यहां पर मैं कोई नेगेटिव कॉनोटेशन भी नहीं कह रहा हूं, एक फर्क और एक भेदभाव फिर भी वो करती है कि जो मूल रूप से इस देश में ही पैदा हुआ था, इस देश की धरती पर, और जो बाहर से आगे नागरिकता ले रहा है, उनके राइट्स में 19-20 का फर्क हो जाता है। जैसे अमेरिका की नागरिकता शाइनी अगर अपन पा भी लें तो ईशा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आर्यन कि वहां पर जाके हमें गौरव राष्ट्रपति बना दिया जाएगा? अलाउ है? अच्छा, अगर मान लो मैंने पूरी जिंदगी वहां पर निकाल दी, लेकिन नागरिकता ली है मैंने, नागरिकता ली है अमेरिका की मैंने, उसके बाद मैंने पूरी जिंदगी अपनी निकाल दी वहां पर, 55 साल से मैं अमेरिका का नागरिक बनकर रह रहा हूं और बहुत अच्छे से मेरे रिकॉर्ड्स क्लीन है, अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मैंने कंट्रीब्यूट करा है, इतनी अच्छी चीजों को देखते हुए भी अमेरिका क्या मुझे राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने देगा? नहीं। नहीं, क्या कह रहे हो शनि? हाँ, वो बॉर्न होना चाहिए वहां पर, वो बर्थ होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये एक डायमेंशन है कि यानी कि जब हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो आर्यन इस डिस्कशन को मैं इस तरीके से मोल्ड करने जा रहा हूं कि यहां पर इक्वालिटी भी प्रॉपर तरीके से इक्वालिटी नहीं है। सब लोग ईशा एक ही तराजू के लोग नहीं है, उस तराजू में भी फर्क है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो एज यू विल रीड इन द चैप्टर ऑन सिटीजनशिप, राइटर आपको ये बोल रहा है कि इक्वल सिटीजनशिप जो है उसके साथ कुछ बेसिक राइट्स आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर हम किसी देश की नागरिकता को पाएंगे, आप वो उसके अंदर जो मैंने अभी आपको एक दूसरी डिस्कशन बताई ना कि 19-20 का फर्क हो जाता है, एक बार के लिए आप उसको छोड़ दो, आप ये मान लो कि इक्वल नागरिकता सबको मिल गई है, चाहे फिर वो पर्सन वहां पर पैदा हुआ था तो इस वजह से उसके पास नागरिकता है, या फिर वो बाहर से आया तो इस वजह से उसके पास नागरिकता है। जैसे हम सबके पास नागरिकता कैसे है, हम इंडिया आए हैं या फिर हम पैदा हुए हैं यहां पर, बाय बर्थ है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो इक्वल सिटीजनशिप जो है, इट ब्रिंग्स विद इट सर्टेन बेसिक राइट्स, सच एज राइट टू वोट, हम वोट कर सकते हैं। देखो, ये वाला टॉपिक इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं है, मैंने आपको बताया था पूरी बुक भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये पॉलिटिकल थ्योरी की जब बात होती है, ये आपको एक ऐसी पिक्चर देता है जहां पर हम लोग एक ब्रॉड लेवल से कैटेगराइजेशन करते हैं। यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हम लोग, ये इंडिया, हमारी इंडियन पॉलिटी की कोई लक्ष्मीकांत ये बुक नहीं है। तो जब ये लिखा हुआ है ना राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो आप ये समझ जाना, नागरिकता अगर बाय बर्थ है तो ये सब चीजें मिल सकती हैं। नागरिकता लेकिन अगर ऑब्टेन करी हुई है
बहुत साल वहां पर रहने के बाद ग्रीन कार्ड लिया हुआ है, फिर नागरिकता मिली है, तो उस देश का कानून, उस पर्टिकुलर देश का संविधान कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, कुछ ऑब्लिगेशंस वहां पर डिराइव या अराइव हो सकती है कि आप कौन से राइट्स एंजॉय करोगे। ठीक है, तो राइट टू वोट, लेकिन जनरली कौन से मिल जाते हैं नागरिकता पाने के बाद उस देश में? जो बेसिक अधिकार जो है, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ। लेकिन यहां पर एक एस्पेक्ट और भी है, वो ये है कि उस कंट्री का जो बेस है वो कैसा बेस है इन टर्म्स ऑफ उस कंट्री की जो कोर आइडियोलॉजी है वो कैसी है। डेमोक्रेटिक तो ठीक है, कोई भी कंट्री अपने आप को कह सकती है, लेकिन क्या वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर चल रही है? क्या वो कंट्री कम्युनिस्ट प्रिंसिपल पर चल रही है? क्या उस कंट्री के अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसी तो नहीं है? तो अगर मान लो इस टॉपिक को पकड़ लेते हैं, इस वाले पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि एक सेकेंड, इस कंट्री के अंदर, एक पर्टिकुलर कंट्री, उसके अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसी, हमारा डिक्टेटरशिप है। अब अगर भले ही हम लोग वहां पर नागरिक हों और नागरिक इस प्रकार से हों कि बाय बर्थ हो, मान लेते चलो पैदा ही हुए हैं वहां पर, लेकिन ऐसी कंट्री हमें इन सारे राइट्स को एंजॉय करने देगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है हमारे सामने। जैसे एग्जांपल, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के अंदर जाकर अगर श्रेया हम लोग रह भी ले बड़े सारे सालों तक शाइनी, तो क्या हमें वहां की नागरिकता मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी। अब वहां पर मान लेते हैं कि जो लोग वहां के मूल रूप से निवासी हैं, वहीं पर पैदा हुए हैं और उनके पास नॉर्थ कोरिया की नागरिकता उन्होंने प्राप्त करी हुई है, लेकिन फिर भी आर्यन, क्या उनके पास ये अधिकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, फ्रीडम टू फॉर्म ग्रुप्स, या अपने हिसाब से वो अपने बिलीफ सिस्टम को कैरी आउट कर सकें, या राइट टू वोट सबके पास है? ठीक है, चलो ये तो मैंने एक एक्सट्रीम वर्जन ले लिया। शाइनी, सोशलिस्ट कंट्री तो अच्छी कंट्री होती है ना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। कम्युनिस्ट नहीं कह रहा, सोशलिस्ट कह रहा हूं, मतलब है ना, सबके ख्याल रखती है, पेंशन वगैरह का, सारे लोगों को रिसोर्सेज मिलते हैं, सरकार ही डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना। लेकिन यहां पर भी तो एक फर्क हो सकता है, जिसके लिए महिलाओं ने बहुत अपने हक की लड़ाई करी बड़े सारे सालों तक, बड़े सारे देश में। राइट टू वोट का फर्क मर्द और औरतों के बीच में। हम लोग पढ़ते हैं ना अपनी एनसीईआरटी की किताबों में शाइनी, कि श्रेया बड़े सारे सालों तक यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को बहुत मॉडर्न जो है वो पोर्ट्रे करती हुई आई, लेकिन जब हमारा संविधान एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज जो है डीकोलाइजेशन स्ट्रगल के बाद आज़ाद होती हैं, अपना संविधान का, अपने संविधानों का निर्माण वो करती हैं और उसके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो है प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करती हैं वो सारी कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज ने, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने लाइक फ्रांस वगैरह, उन्होंने उनके बाद दिए महिलाओं को वोट करने के अधिकार। राइट, होता है ऐसा, हुआ है, मतलब ऐसा होता क्या, ऐसा ये फैक्ट है। तो यानी कि इक्वालिटी के डायमेंशंस को आर्यन देख रहे हो, ये भी कंट्री टू कंट्री, कंट्री का नेचर कैसा है, कंट्री का रूल्स एंड लॉज कैसे हैं, वहां पर क्या वो कंट्री डिक्टेटोरियल कंट्री है, या अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री भी है तब भी वो सबको अधिकार देगी, या सिटीजनशिप की वजह से सबको अधिकार मिल भी जाएंगे, ये कोई भी यूनिवर्सल चीज नहीं है। तो यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी के टॉपिक को आपको अलग अलग परिस्थितियों में नाप तोड़कर देखना है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगी भी तो उसके साथ कुछ सरकमस्टांसेस पक्का अटैच्ड होंगी। और पॉलिटिकल इक्वालिटी अगर सिटीजनशिप की बेसिस पे मिल रही है तो आप ये सोचो कि हम नागरिक हैं तो वहां के सारे राइट मिल भी जाएंगे। भाई नागरिक हो तब भी उस देश में वो अधिकार होने तो चाहिए आपके लिए अवेलेबल, तब भी तो आप इसे एंजॉय करोगे।
अब अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट? लेकिन हमारे देश में क्या मौलिक अधिकार है शायद ये वाला राइट टू कैरी गन्स जैसे अमेरिका में है? तो नागरिकता सिर्फ इंडिया की पाने की वजह से कि मैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का नागरिक हूं, मैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रही हूं, कोई बंदा या बंदी अगर ये वाली चीज बोले तो आप क्या दूसरे कंट्री के अंदर जो लोगों को राइट्स मिल रखे हैं वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपकी कंट्री भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आप इन राइट्स का क्या ऐसा अज्यूम कर लोगे क्या मेरे पास उन्हीं राइट्स का रेप्लिका है जो कि सामने वाली कंट्री ने अपने नागरिकों को दे रखा है? इतिहास कैसा है, वो संविधान में चीज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? और दूसरा एंगल मैंने आपको एक बहुत बढ़िया बताया, श्रेया, अगर आप ऐसी कंट्री की नागरिकता प्राप्त कर भी लो जहां पर उन सिटीजन के पास वो वाले राइट्स हैं तो आपको सारे की सारी राइट्स मिल जाएंगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका में श्रेया अगर अपन 20 साल भी रह लें तो वहां के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए अपन को परमिशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक बहुत ग्राउंड लेवल का एग्जांपल एक आखिरी और दे देता हूं। देखो, मथुरा वृंदावन में बड़े सारे अंग्रेज आते हैं सेवा करने के लिए और जिंदगी भर के लिए वो यहीं बसने का सोचते हैं, तो डेफिनेटली शैनी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ठकुराइन उनको वो तो मिल ही जाती होगी नागरिकता, हाँ या ना? हाँ, मतलब कैसे भी करके नागरिकता अगर वो यहां पर 10-15 साल रह रहे हैं और अप्लाई करेंगे तो नागरिकता मिल जाएगी ना उनको। उनका रिकॉर्ड भी बहुत क्लीन है, क्यों ईशा, गौरव? रिकॉर्ड भी बहुत क्लीन है, कभी कोई एंटी सोशल क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर वो इन्वॉल्व है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, साफ रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बेसिस पर क्या वो प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ सकते हैं वो लोग? अब देखो, मान लो सिटीजनशिप मिल गई है, 10-15 साल से यहां पर रह रहे हैं, मथुरा वृंदावन में सेवा कर रहे हैं, लेकिन जैद क्या प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ देंगे वो? नहीं। हाँ, बताओ बताओ आर्यन, पूछो। कहाँ पर अच्छा, हाँ ठीक है, बेसिक राइट्स। हाँ, मतलब वो ये कह रहे हैं जनरली नागरिकता मिलती है तो ये वाले राइट्स 99% कंट्रीज में होते ही होते हैं, मतलब अगर आप नागरिक हो ना तो ये मिल जाएंगे आपको। खालिस्तानी, हाँ हाँ हाँ, वहां पर उनका उनका संविधान, उनका रूल ऑफ लॉ, उनका कानून का दायरा अलाउ करता होगा। हम बड़े सारे ऐसे 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 एसोसिएशंस को बैन भी तो कर देते हैं। याद है श्रेया, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम पर बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया था। जैसे अब मुझे एक बात बताओ शैनी, आरएसएस के ऊपर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर कभी आर्यन कोई आरोप लगा सकते हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं ना। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उनके ऊपर ब्लेम लगाकर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, उसको बैन कर दिया था आरएसएस को। तो राइट्स का दायरा ऐसा भी नहीं होता आर्यन कि अगर वो एक नदी की तरह फ्लो कर रहा है ना, आने वाली सरकार हो सकता है उस दायरे को कम कर दे और बढ़ावा दे दे, ये भी हो सकता है, दोनों चीजें। जैसे शाइनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनना या राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव ग्रुप से कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, पहले सिर्फ डीपीएसपी के अंदर लिखा गया था ना, बाद में एक एफआर बन गया कि नहीं बन गया, फंडामेंटल राइट, ये चीज है। तो आर्यन वो वक्त और हालातों के हिसाब से वो दायरा जो है वो बदलता रहता है अलग अलग कंट्रीज में। वो छिन भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है, वो हो सकता है कि कभी ना आए देश के अंदर, या वो जैसा आए तो वो इंटैक्ट रहे। जैसे हमारे संविधान में जब भी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आर्यन ऐसा लगता है कि कुछ चीजें यार जो है कैसे भी करके नहीं छीननी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक उसके लिए बॉक्स बना दिया है, एक विंडो बना दी है, जिसका नाम उसने क्या रखा हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के अमेंडमेंट के थ्रू भी इनको ना छेड़ा जाए। अगर तुमने छेड़ा और कानून बनाया तो हम इसे जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। अब ऐसा लेकिन हर एक देश में हो आर्यन, जरूरी तो नहीं है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके अंदर
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है आपको कोई? ये विंडो, ये हमारे देश का ब्रेन चाइल्ड है, मतलब ब्रेन चाइल्ड उसको कहते हैं जो भी चीज इन्वेंट करी गई होती है और बहुत यूनिक होती है। ये हमारे देश के संविधान के दायरे के अंदर ये एक इनोवेटिव चीज है, उसका ब्रेन चाइल्ड है। ठीक है, आगे बढ़ू? आर्यन क्लियर है? ठीक है, आप सब लोग एक एक शब्द को समझते चलना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे मेंस में भी आ सकता है और पीएसआई और ऑप्शनल में भी आ सकता है। तो दीज आर राइट्स विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी। कौन से? ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के बेसिस पर नागरिकता जो आपको मिली हुई है और नागरिकता के आधार पर आपको जो अधिकार मिले हुए हैं, राइटर उसकी बात कर रहा है। कह रहा है ये जो अधिकार है दे आर कंसिडर्ड नेसेसरी, ताकि जो नागरिक हैं दे कैन डेवलप देमसेल्व्स एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और ये एक प्रकार से लीगल राइट्स भी होते हैं जिनको थप्पा और जिनके पीछे मोहर लगी होती है संविधान की और उस देश के लेजिस्लेटिव बॉडी, उस देश के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए, पार्लियामेंट वैसे हमारे देश में वर्ड यूज होता है, उस देश की लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा बनाए गए कानूनी व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था की बेसिस पर इन लीगल राइट्स को बैकिंग मिलती है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बड़े सारे डायमेंशंस बता दिए इक्वालिटी के, राइटर भी आपसे यही कह रहा है। राइटर कह रहा है हम जानते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर सारे नागरिकों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं उनकी नागरिकता के बेसिस पर, लेकिन फिर भी अच्छे खासे लेवल पर वहां पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। मर्द और औरत के बीच में फर्क हो सकता है, धर्म के बेसिस पर फर्क हो सकता है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, धर्म के बेसिस पर मैंने अभी बोला ना लाइन, इसको जस्टिफाई करता हूं मैं। हमारे देश में संविधान में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, नागरिकता होना कुछ भी नहीं है। एक एक आदमी जो कि इस देश की धरती पर पैदा हो रखा है, ठीक है, और उसके पास आप ये कहो कि सिटीजनशिप के बेसिस पर हर एक अधिकार है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप किस बेसिस पर किस प्रकार की इक्वल राइट्स के बारे में बात कर रहे हो, कौन से अधिकारों के बारे में बात कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या फिर एक कोई क्रिश्चियन सोसाइटी हो या कोई इस्लामिक सेक्शन का कोई ग्रुप हो, लाइक मदरसा मान लो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई बॉडी हो, कोई मंदिर का जो रेगुलेटरी बोर्ड हो, ये लोग अपने हिसाब से हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के दायरे के अंदर ये अधिकार है इन सारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पास, संस्थाओं के पास, अपने हिसाब से लोगों को ये भर्ती कर सकते हैं। और अगर मैं ये कहूं मैं इंडियन हूं, मेरे दादा उनके दादा इसी देश में पैदा हुए थे, लेकिन मुझे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चेयरमैन बन रहा है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जाकर, तो भाई उनके खुद के रूल्स एंड लॉज ये कहते हैं कि आप अगर नॉन सरदार हो हम आपको नहीं आने देंगे। और सारे सरदार पक्का एक ना एक बार हर सरदार को मौका मिल ही जाएगा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चेयरमैन बनने का या उसका मेंबर बनने का, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए आपका रिलीजियस बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको अमृत चखा होना चाहिए, और जो भी है मतलब हर किसी ने अमृत चख भी रखा तब भी वो बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अब मैं ये लड़ूं कि नहीं भाई मैं तो नागरिक हूं, मैं बनना चाहता हूं, मैं गुरुद्वारे की सेवा करना चाहता हूं, मैं ये करके ही रहूंगा, तो भाई उनके पास ये मौलिक अधिकार है, उन इंस्टीट्यूशन के पास भी ये मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 25 to 28 कि वो मेरे ऊपर ये प्रतिबंध लगा सकते हैं कि भाई दीपांग के बाप दादा भले ही पैदा हुए होंगे इस देश में, लेकिन भाई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कुछ लेना देना नहीं है, दीपांग का परिवार कभी उसका मेंबर नहीं बन सकता, और दीपांग चाहे प्रधानमंत्री भी बन जाए तब भी हम उसको उसका मेंबर नहीं बनने देंगे। ये उनके पास अधिकार है जो संविधान निर्माता ने उनको दे रखा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर उसके अंदर लिख रखा है। लेकिन अब आप मुझे आर्यन ये कहो कि 200 की 200 जो कंट्रीज हैं वो सारा ऐसा अधिकार हर एक रिलीजियस ग्रुप को देते होंगे, तो ये क्या आप मानते हो क्या? बताओ शैनी। अच्छा, उन 200 में से मान लो शैनी 100 डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो वो भी इस प्रकार का एक राइट देती होंगी जैसे भारत के संविधान निर्माताओं ने दिया है, ऐसे उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को वो भी देती होंगी? ऐसा भी नहीं है। हाँ, फ्रांस, ठीक है। तो अच्छा मैं आपको एक ना एक चीज बता देता हूं वैसे,
मैं अक्सर इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल इसलिए यूज करता हूँ, आपको ना मेंस में एक चीज का ख्याल रखना है। मैं आपको आंसर राइटिंग की एक बहुत कोर ट्रिक बताता हूँ, जो कि मुझे एक ऐसे पर्सन ने बताई थी जो कि मेंस का पेपर चेक करने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे ये बोला था, मतलब ऐसा कुछ, ये वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक अच्छा सजेशन है उनकी तरफ से। जब आंसर राइटिंग चेक होती है हर एक साल की, तो मेंबर जो चेक करने आते हैं वो जानते हैं कि उनको आंसर में क्या देखना है, लेकिन फिर भी जो हेड ऑफ द जो बोर्ड होता है, जो कि मतलब देखता है कि किस पर्सन को कितने मार्क्स मिलने चाहिए, मिलने भी चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, ठीक है, तो वो एक सबको जनरल इंस्ट्रक्शन देता है। उसकी इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर एक बात याद रखना, आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में हमेशा इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल यूज करा करो। बाहर की कंट्री के एग्जांपल्स आप इंस्पिरेशंस की बेसिस पर यूज करा करो। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसका टेल वर्ड है क्रिटिकली एनालाइज। अब आपको उस क्वेश्चन को नेगेटिव कोनोटेशन के अंदर 80% लिखना था, लेकिन एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देनी है। उस ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन के चलते आप किसी कंट्री का कोई एक मॉडल, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कंट्री से कोई इंस्पिरेशन वो लाकर आप सॉल्यूशन में लिख दो, लेकिन पूरी बॉडी में आपका पूरा आंसर, कोशिश आप ये करो कि इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ घूमे। ये भी एक वे होता है अपने आंसर को प्रेजेंट करने का, क्योंकि आपका आंसर ना स्कूल के बच्चों के या कॉलेज के बच्चों की तरह आंसर पेपर की तरह चेक नहीं होता। उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल देखी जाती है कि आप आईएएस बनने के योग्य हो, ऑफिसर बनने के योग्य हो कि नहीं हो। जैसे जीएस पेपर 1 में लोग ये सोचते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी ही तो है, बहुत अच्छे आराम से मार्क्स लिए जा सकते हैं। इतनी भयंकर रेंज हो गई है जीएस पेपर 1 की। अभी 1-2 साल पहले की बात है, मार्क्स की रेंज चल रही थी उसकी 39 to 192, जीएस पेपर 1 जिसके अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी और सोशोलॉजी है। क्यों इतनी भयंकर रेंज क्यों? हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आंसर्स में सबको इक्वल रेंज में मार्क्स मिलते हैं। 100% मार्क्स, 85% मार्क्स या फिर 0 मार्क्स, सिर्फ इंडियन सोसाइटी के आंसर्स डिसाइड कर रहे हैं। वो बता देता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी पेरेंटिंग कैसी है, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने के योग्य हो कि नहीं हो, और आपके दिमाग में दूसरे धर्मों को लेकर, औरतों को लेकर इज्जत कितनी है या फिर नफरत कितनी भरी हुई है समाज में। आपका आंसर आपको बता देता है। और यूपीएससी में ऑन द स्पॉट वहां पर लिखना पड़ता है। जब भी हमें फास्ट कोई भी काम करना पड़े ना, हमारे दिमाग में ऑन द स्पॉट वही बात आती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है। ये यूपीएससी ट्रिक खेलता है इसलिए। जैसे अगर मैं आपके अपने मन में आपके लिए कोई मलाल भरकर बैठा हुआ हूं ना, और मैं बोलता नहीं हूं, हंस हंस के मैं टाल देता हूं, लेकिन जिस दिन आपकी और मेरी तू मैं होगी ना, मैं गुस्से के अंदर वो पक्का उस बात को, जो छुपी हुई दबी हुई बात होगी मेरे मन में बड़े महीनों से, वो मैं पक्का निकाल दूंगा। क्यों? हीट ऑफ द मूवमेंट में आपने मुझे प्रवोक करा, सबसे पहली बात ही मेरी वही निकली आपके, ताकि आपको वो रुला सके, आपको वो मेंटली हर्ट कर सके। इसलिए हीट ऑफ द मूवमेंट के अंदर जब हमें कुछ समझ में नहीं आता ना, सबकॉन्शियस माइंड में, सब कभी भी ना स्ट्रेसफुल माइंड जो होता है और जो फास्ट पेस पे माइंड को जब भी वर्क करना हो ना, कभी वो ना लॉजिकल बात नहीं कर सकता कभी वो माइंड। तभी तो लोगों की टंग स्लिप कर जाती है गंभीर सिचुएशन में, और उनसे उनकी असलियत जैसे वो बाहर आ जाती है। माइंड हमारा फ्री जैसे कब होता है? दारू पीकर। मतलब ये पीनी नहीं है आपको, मैं एक रियलिस्टिक, एक साइंटिफिक स्टडीज के ऊपर कंडक्ट हो चुकी है। माइंड हमारा सबसे ज्यादा फ्री होता है अगर अंदर की बातें किसी की बाहर निकलवानी है, उसको भांग खिला दो या दारू पिलवा दो। उस नशे की धुत हालत में जो पर्सन जो बोलेगा वो उसका फ्री माइंड बोल रहा है, क्योंकि वो कंट्रोल करना भी चाहेगा तब भी माइंड वो बकता चलेगा, बकता चलेगा। या स्ट्रेसफुल माइंड, उसमें आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है, और यूपीएससी आपकी उसी फ्रस्ट्रेशन को जीएस पेपर 4 ऐसे के पेपर के अंदर और पेपर 1 के अंदर, जहां पर ये तीनों दायरे ऐसे होते हैं कि आप ऐसे के लिए कितना भी प्रिपेयर कर जाओ, एथिक्स के लिए कितना भी प्रिपेयर कर जाओ, और इंडियन सोसाइटी के लिए कितना भी प्रिपेयर कर जाओ, ऑन द स्पॉट आपको वहां पर बैठ के आंसर के बारे में सोचना होता है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था सुसाइड के ऊपर, और क्या मैरिज एक पवित्र बंधन रह गया है इंडियन सोसाइटी के अंदर? अब भाई आप इसके लिए प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हो। ये आप कितने लॉजिकल हो, ऑन द स्पॉट आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी इस करियर को डिसाइड कर देंगे कि आपका नाम इस साल पीडीएफ लिस्ट में आने वाला है कि नहीं आने वाला है। वो समझ जाते हैं कि इंसान कितनी अच्छी सोच का और कितनी नीच सोच का है। ठीक है, तो दीज इनइक्वालिटीज आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस
ये इस तरह की इनइक्वालिटीज़ क्यों आती हैं, मतलब कौन सी इनइक्वालिटीज़, जैसे उसने अभी आपको ऊपर बोला बेसिक राइट्स के बारे में, लेकिन फिर दूसरे एस्पेक्ट में ये बोल रहा है कि जिन कंट्रीज में बेसिक राइट्स इक्वल राइट्स हों भी वहां पर भी असमानता एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ये असमानता आती क्यों है? रिसोर्सेज का डिफरेंसेस होता है ऐसी कंट्री के अंदर, अपॉर्चुनिटीज में डिफरेंसेस होता है। जैसे आप यहीं पर देख लो, बहुत सारी कंट्रीज में मर्दों और औरत को लेकर फर्क होता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, औरतें घर से बाहर जा भी पाएंगी, काम करने की नहीं जा पाएंगी। बहुत सारी कंट्रीज ने बड़ी लेट दिया औरतों को वोट करने का अधिकार। ये सारी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, विच आर अवेलेबल टू सिटीजन्स इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। सामाजिक और आर्थिक दायरे के अंदर अलग अलग लोगों से अलग अलग एक्सपेक्टेशन के चलते एक पारिवारिक लेवल पर उसकी वजह से भी डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि पारिवारिक लेवल पर, जैसे इंडिया के अंदर 95% फैमिलीज कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करने वाली। उनको लगेगा उनकी नाक कट जाएगी, उनकी फैमिली के बारे में समाज में बातें शुरू हो जाएंगी अगर वो अपनी बेटी को ब्रेड अर्नर बना दें फैमिली का। मान लो कि मैं घर पे बैठा हूँ, मैं सिर्फ फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस करता हूँ, मैं कल को मान लो कुछ भी नहीं बन पाया, मैं पढ़ाते ही रह गया, लेकिन मेरी बीवी IAS ऑफिसर है, वो कमा रही है जाने मतलब वो करके, मैं घर पे आराम से बैठता हूँ, बच्चों को संभालता हूँ, खाना वाना मैं ही बना लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे इन्जॉयमेंट देगी, अच्छी बात है भाई, मिल जाए मुझे ऐसी बीवी, मेरे को क्या चाहिए, बैठ जाऊँगा मैं घर पे, नहीं करनी आगे प्रिपरेशन UPSC की। लेकिन परिवार हमेशा मुझे कहेगा कि दीपांग तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, बाहर जाके काम करना चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है कि तुम घर बैठे बैठे रह जाते हो। ये एक अलग अलग सोसाइटी के एक पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक दूसरा एग्जांपल और देते तो मैं आपको, बहुत बढ़िया। ब्रेड विनर की बात तो चलो बहुत दूर की हो गई है। मान लो कि एक लड़की पैदा हुई है, परिवार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके पिताजी, उसकी माता की बिल्कुल इनकम मिलाकर, मम्मी हाउसवाइफ हैं, पापा जो कमाते हैं उसमें इतना नहीं अफोर्ड वो कर सकते हैं कि दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में सोच भी सके। लेकिन लड़की के ऊपर वो सारे लिमिटेड रिसोर्सेज जितने उनके पास थे उसको इन्वेस्ट करने थे ज़्यादा, वो ये सोचते हैं कि क्यों ना कोई लड़का पैदा कर लिया जाए। अब हो सकता है उसको पैदा करने की वजह से अच्छी भली अगर वो लड़की पे अपना सारे रिसोर्सेज सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते तो उसको पता चला वो IAS ऑफिसर तक बनवा देते, या फिर वो IIT निकाल लेती। मतलब कुल मिलाकर उनकी फैमिली में जो आर्थिक स्थिति या आर्थिक जो तंगी चल रही थी या फिर नॉर्मल परिस्थिति भी थी उसको सुधार देती। और उनका हो सकता है कि आगे चलकर बेटा पैदा करने का जो डिसीजन था वो इस प्रकार का हो जाए कि बुढ़ापे में वही बेटा उनको घर से बाहर निकाल दे, उसकी जो बीवी है वो माँ बाप के मतलब क्या कहते हैं उनके लिए जीवन में सरदर्दी पैदा करे, कलेश करे, घर परिवार को अलग करवाए, तलाक लेकर कल को अलग हो जाए, और फिर वो सोचे जाकर यार काश हमारी बेटी बढ़िया थी यार। ये चीज़ है। और आप ही ऐसे एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, पता है, यूपीएससी में आपको किसी ने नहीं रोक रखा है। मेरा एक फ्रेंड रिसेंटली, पता नहीं, अब उसने यूपीएससी का मेंस अटेम्प्ट करा था, मतलब वो इंटरव्यू तक मतलब क्या कहते हैं पहुंच चुका है, तो उसने मेंस अटेम्प्ट करा था या फिर टेस्ट सीरीज के अंदर अटेम्प्ट करा था, मेरी उससे बात चल रही थी, तो वो कह रहा था कि मैं ये, और मतलब घर में बेटियों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करने से क्या रिटर्न मिलता है, तो उसने ना एग्जाम्पल में पता क्या लिख दिया कि टीना डाबी के माँ बाप ने 2 बेटियां थी उनकी, अगर वो ये सोचते थे कि लड़का पैदा करना है वो पैदा करना है, तो आज जितने वो सुखी हैं वो नहीं होते। दोनों बेटियों का फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकल गया, रैंक 19 और रैंक 1। वो ये एग्जाम्पल लिखकर आया था, और आई थिंक वो मेंस के पेपर के अंदर रियल एग्जाम्पल लिखकर आया था। और अगर सच में यूपीएससी ने उसको पिनलाइज करा होता तो उसको इंटरव्यू कॉल नहीं आता, और वो इंटरव्यू तक जाकर आया। क्योंकि एथिक्स और GS पेपर 1 की जो ब्यूटी है, ये मैं आपको पता है लंबी चौड़ी बातें क्यों करता हूँ, मैं चाहूँ तो यार आपको 2 मिनट के अंदर ही खत्म करवा दूँ। एक एक पैराग्राफ के अंदर मैं बेसिकली यही चाहता हूँ कि आप ना अपने आंसर के अंदर रियलिस्टिक रहो। आपको क्या लगता है कि मैं आपके ऊपर जितनी मेहनत करवा रहा हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये एज इट इज बातें या एज इट इज क्वेश्चन आ जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता। झूठ बोलने को मैं आपको कुछ भी बोल दूँ कि मेरा कोर्स कर लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। आपके एनालिसिस पावर में टाइम लगता है। आपको जो गलती मैंने करी है, मैं पहले इंस्टीट्यूट्स के नोट्स बुक्स वगैरह रट लेता था, लाइन बाय लाइन सब कुछ लर्न कर लेता था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन एक अलग फ्लेवर के आते हैं,
उसके लिए मुझे जीरो लेवल से दोबारा कूद कर प्रिपरेशन करनी पड़ी कि दीपांग तेरी एनालिसिस पावर स्ट्रांग नहीं है, पहले उसको स्ट्रांग कर, हर एक क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली एड्रेस कर पाएगा तू। और वो कैसे होता है? मल्टीपल रिविजन। और जिस दिन मैंने आपको जो बताया कि लिख लिख कर अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो फॉर दिस रीजन अ डिमांड इज ऑफन मेड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एक डिमांड उठती है सोसाइटी में कि हाँ के भाई सब लोगों का जो दायरा है वो इक्वल हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, मर्द औरत के बीच में, लड़का लड़की के बीच में। ठीक है, कोई फर्क, किसी भी तरीके का फर्क ना हो, राइट टू वोट सबको मिले। और अब तो मैंने आपको बताया था मैन और वेमेन के बाद जो डिबेट है वो इस कम्युनिटी की भी स्टार्ट हो गई है ना, इनके पास राइट्स हो। एल सॉरी LGBTIQ, है ना। और स्पेशली हम अपनी बात करें अगर हमारे देश में थर्ड जेंडर का जो दर्जा है इनके पास, ट्रांसजेंडर्स। उसके बाद बट वी शुड रिमेंबर दैट ऑल्दो पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी बाई इट सेल्फ मे नॉट बी सफिशिएंट टू बिल्ड अ जस्ट एंड एगैलिटेरियन सोसाइटी। अगर हम पॉलिटिकल या लीगल इक्वालिटी अगर दे भी, ठीक है, ये अपने आप में एक जस्ट, एक पीसफुल और एक इगैलिटेरियन का मतलब ये होता है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए इसको। इगैलिटेरियन का डिक्शनरी मीनिंग होता है जब इक्वालिटी का प्रिंसिपल किसी चीज में फॉलो हो तो उसको कहते हैं इगैलिटेरियन। ठीक है, तो ये अपने आप में हो सकता है कि सफिशिएंट ना हो एक जस्ट और इगैलिटेरियन सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका। मतलब राइटर आपसे ये कहना चाह रहा है अपने खुद अपने आप से पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी को सुनिश्चित कर कर आप एक समाज में इक्वालिटी ला पाओगे सिर्फ इसी डायमेंशन को लाकर, पॉलिटिकल इक्वालिटी और लीगल इक्वालिटी को लाकर, तो ऐसा नहीं है। लेकिन राइटर आपसे ये कह रहा है कि इसका ये भी नहीं कि इसका नजरअंदाज कर दिया जाए कि यार छोड़ो यार, इससे तो जस्ट और इगैलिटेरियन सोसाइटी बिल्ड ही नहीं होती है, तो पॉलिटिकल लीगल इक्वालिटी का मतलब ही क्या है? मतलब है उसका, उसका पिलर भी होना इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में, हमारे देश में। हाँ, अब ये मतलब काइंड ऑफ ये एक ऐसी कुर्सी है इक्वालिटी की, ये ना राइटर आपको एक कुर्सी बनाकर दिखा रहा है, एक चेयर बनाकर दिखा रहा है जिसके तीन पैर इंपॉर्टेंट है, या आप चार मान लो, पॉलिटिकल लीगल मतलब एक मान लो वैसे, या दो मान लो, आपकी मर्जी। तीन पैर हैं इसके, ट्राइपॉड है ये, कुर्सी छोड़ो, ट्राइपॉड है ये, उसके तीन पहलू है। तो कह रहा है एक पहलू है पॉलिटिकल लीगल इक्वालिटी का, बाकी दो आएंगे सोशल के और इकोनॉमिक के। इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो सोसाइटी एक मीनिंगफुल, इगैलिटेरियन, जस्ट और पीसफुल सोसाइटी बन सकेगी। और इसी की तरफ हमें एम करना होता है हर एक देश को, उसकी सरकारों को। बस इसकी तरफ बढ़ते रहो और देश उन्नति करता रहेगा, देश के लोग उन्नति करते रहेंगे, और लोगों में जो है आपसी तनमन और तनाव नहीं रहेगा, और कुल मिलाकर एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था वाला देश वो बन पाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में दोस्तों फिलहाल इतना ही। इस लेक्चर में हमने सबसे पहले बात करी ट्राइपॉड के एक पहले स्टैंड के बारे में जिसका नाम है पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी का स्टैंड। अब ट्राइपॉड के बाकी दो पैरों के बारे में, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।